हेलो एवरीवन, आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को कंटिन्यू करेंगे। और मैं लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने वन सेल थिक लेयर ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम देखी थी और मैंने आपको बताया था कि इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड इट कवर्स द विलाए एंड दी क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन। मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग दी macromolecules into the constituent monomers, and absorption is the transport of the resultant monomers across the intestinal epithelium into the bloodstream. Digestion is as important as absorption and absorption is as important as digestion. दोनों को आपने साथ साथ आपने साइड बाय साइड लेके चलना है, बिकॉज जो बायोकेमिकल लीजन्स हैं दोनों के वो वेरी करते हैं। हाउएवर क्लिनिकल साइंस जो हैं वो सिमिलर होंगे। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक थेरापीज़ हैं फॉर मेल डाइजेस्टिव डिजीज़, दे कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ मेल एब्जॉर्प्टिव डिजीज़। आज जो है हम इस प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर, और आज हम देखते हैं कि फर्दर इंटेस्टाइनल माइक्रो इन्वायरमेंट पे, इंटेस्टाइनल सरफेस की माइक्रो इन्वायरमेंट पे ग्लाइकोकैलिक्स के अलावा और क्या चीज़ मौजूद है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे म्यूकस को और अनस्टिर्ड वाटर लेयर को। तो अगर आपको याद हो, एक ब्रीफ रिफ्रेशर के मैंने आपको बताया था कि बेजोलेटरल मेम्ब्रेन होती है, और बेजोलेटरल मेम्ब्रेन जो है एक्चुअली दो इंटेरोसाइट्स के दरमियान में एक लेटरल स्पेस बनाती है। यानी जो लेटरल वॉल ऑफ एन इंटेरोसाइट जो कि कंटिन्यू कर रही है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से, वो और दूसरे एडजेसेंट इंटेरोसाइट की लेटरल मेम्ब्रेन जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से बनती हुई आ रही है, उसकी ऑफशूट है, ये दरमियान में एक लेटरल स्पेस बनाती है। तो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन जो है, इट इज़ द पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट फेसिंग द गट ल्यूमेन and it is called as basolateral membrane. It refers to the base as well as sides of the cell. तो ये याद रखना आप, अगर सिर्फ बेस होता तो इट वुड हैव बीन बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पे आप बेस एज वेल एज साइड ऑफ द सेल कह रहे हो, तो इट इज़ कॉल्ड एज basolateral membrane. It plays an important role in intestinal absorption. Nutrients absorbed in the enterocytes through the apical membrane, they should and they must exit through the cell through the basolateral membrane before gaining access to the bloodstream. यानी नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको एलेबोरेट भी करता हूँ। ये नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ल्यूमन है, ये एक इंटेरोसाइट है और ये ब्लड है, तो फ़ौरन ही उस सेल को क्रॉस करके ब्लड के अंदर चली जाएगी। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंटेरोसाइट से मूव करके पहले लेटरल स्पेस में आएंगे और फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएंगे। तो इसको नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। तो ये लास्ट स्लाइड में मैं जो आपको बता रहा था ना बेटे, वो ये था कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं जब वो एब्जॉर्ब होंगे थ्रू दी एपिकल मेम्ब्रेन, तो वो इस एंटेरोसाइट से होके डायरेक्टली बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करते हुए ब्लड में नहीं चले जाएंगे, बट दे विल गो लाइक दिस फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द एंटेरोसाइट इनटू द लेटरल स्पेस, और इस लेटरल स्पेस से आगे वो जाएंगे इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब हमारे पास अटैचमेंट बिटवीन दी एडजेसेंट एंटेरोसाइट्स जो हैं उनको हमने क्या कहा था, हमने कहा था टाइट जंक्शंस, और ये कनेक्शंस जो हैं दे सर्व ए स्पेशल फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। The tight junctions form a narrow band of attachment between adjacent enterocytes. The band is near the apical membrane of the cells and divides the apical membrane फ्रॉम दी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। यानी अगर आप देखो तो ये इस एंटेरोसाइट के अंदर एपिकल मेम्ब्रेन और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन जो है वो इस टाइट जंक्शन की वजह से डिवाइड हो रही है आपस में। जो डिफरेंशिएशन पॉइंट है वो ये गैप जंक्शन है, सॉरी टाइट जंक्शन है, जो कि एपिकल मेम्ब्रेन और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के दरमियान में पड़ा हुआ है। These junctions may be called tight, but from a molecular standpoint, they are rather loose. This is especially true in duodenum and jejunum, where the tight junctions are loose enough to allow free
movement of molecules, free movement of water and small electrolytes. तो ड्यूटेनम और जेजुनम के अंदर ये जो टाइट जंक्शंस हैं दे आर रिलेटिवली लूज एंड दे विल अलाउ मूवमेंट ऑफ फ्री वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. और रिसेंट एविडेंस हमें ये भी इंडिकेट करता है कि ये जो रिलेटिव इम्परमिएबिलिटी और टाइटनेस है ऑफ द टाइट जंक्शंस ये कांस्टेंट नहीं है, बट डिफरेंट न्यूरो हार्मोनल रेगुलेटरी सब्सटेंसेस जो हैं जो गट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो इसकी परमिएबिलिटी को, इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी को आके इफ़ेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं. तो हमारे पास कुछ रीसेंट एविडेंस ऐसा भी है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये जो टाइट जंक्शंस हैं ये रिलेटिवली इम्परमिएबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट neurohormonal regulatory substances that are secreted by the gastrointestinal tract. अब ये जो सिलेक्टिव चेंजेस होंगी इन परमिएबिलिटी, इसकी वजह से जो रेट्स ऑफ वाटर है, आयोनिक मूवमेंट्स है अक्रॉस द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एपिथेलियम, वो बड़ा बेहतर हो जाएगा. और वो डिपेंड करेगा ऑन द फिजियोलॉजिकल नीड्स के आपको एब्जॉर्प्शन चाहिए या आपको स्क्रीशन चाहिए. अब ये भी याद रखना कि टाइट जंक्शंस आर नेवर परमिएबल इनफ टू परमिट द पैसेज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. यानी यहाँ से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नहीं पास होंगे, सिर्फ और सिर्फ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स ही मूव कर सकते हैं. ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं. तो अब टाइट जंक्शंस एक्चुअली क्या फिनोमिना है? इट इज़ अ नैरो बैंड ऑफ अटैचमेंट्स बिटवीन एडजेसेंट एंटेरोसाइट्स एंड दीज आर कॉल्ड एज टाइट जंक्शंस. इसके बाद हमारे पास दिस बैंड इज़ नियर द एपिकल एंड ऑफ द सेल्स एंड इट डिवाइड्स द एपिकल मेम्ब्रेन फ्रॉम द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन. दिस जंक्शन मे बी कॉल्ड टाइट बट फ्रॉम अ मोलेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ रादर लूज. It allows free passage of water and small electrolytes, but organic molecules cannot penetrate the tight junctions. और इन organic molecules के अंदर हमारे पास carbohydrates, fats, proteins included हैं. फिर this narrow band leaves majority of basolateral membrane unattached to its neighboring membrane on the adjacent enterocyte. और इसकी वजह से आपके पास एक लेटरल स्पेस क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं लेटरल स्पेस. लेटरल स्पेस जो है इट इज़ फिल्ड विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. और जितने भी मटेरियल्स जो एब्जॉर्ब होंगे एपिकल मेम्ब्रेन से दे विल कम इनटू द एंटेरोसाइट. वो एंटेरोसाइट से इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएंगे जो कि लेटरल स्पेस के अंदर मौजूद है, और फिर वो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एब्जॉर्ब हो के इनटू द ब्लड स्ट्रीम जा सकते हैं. ECF इज सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लूइड इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन बाय टाइट जंक्शंस एंड फ्रॉम द ब्लड बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन. यानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो दरमियान में मौजूद है लेटरल स्पेस में, अगर आप टुवर्ड्स द एपिकल मेम्ब्रेन जाओगे तो इसको आपको वहाँ पे टाइट जंक्शन मिलेगा, और अगर आप ब्लड की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको यानी जैसे ही आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ल्यूमेन तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वहाँ पे ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दरमियान में बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होगी. सो ECF इज सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लूइड इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन बाय टाइट जंक्शंस, एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन तो क्या होगा, एंटेरोसाइट की दूसरी तरफ क्या है, ब्लड है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड के दरमियान में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दरमियान में क्या चीज़ मौजूद है, बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है. Tight junctions allow relatively free passage of water and most electrolytes between the intestinal lumen or ECF in the lateral spaces and the blood. So tight junctions जो है they can allow free passage of water and most electrolytes. जो तो intestinal lumen से जितने भी पानी और electrolytes हैं वो intestinal lumen से ECF में आएंगे in the lateral spaces और ultimately into the blood stream.
जो इंटेस्टाइनल सरफेस माइक्रो एनवायरनमेंट है उसके अंदर अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ग्लाइकोकैलिक्स के अलावा यहाँ पे आपको म्यूकस भी मिलेगा और एक लेयर बनती है जिसको कहते हैं अनस्टिर्ड वाटर लेयर, और इस अनस्टिर्ड वाटर लेयर की बहुत सिग्निफिकेंस है। तो अगर हम देखें तो interspersed among the enterocytes are goblet cells, और ये goblet cells जो हैं they provide a rich layer of mucus that covers the mucosa। अगर आप देखोगे तो एट द ब्रश बॉर्डर सरफेस द म्यूकस ब्लेंड्स इनटू द ग्लाइकोकैलिक्स, और ये दोनों लेयर्स हैं दे फॉर्म अ विस्कस कोटिंग दैट टेंड्स टू ट्रैप मॉलिक्यूल्स नियर द एपिकल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास जो गॉबलेट सेल्स जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में है जब वो म्यूकस क्रिएट करते हैं, और इसके साथ ही हमारे पास जो टुवर्ड्स दी एपिकल मेम्ब्रेन अगर हम मूव करें तो हमारे पास जो लेयर थी ग्लाइकोकैलिक्स की, जब ये आपस में जब मर्ज करती है तो ये एक ऐसी विस्कस लेयर बनाती है जहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जो हैं या फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रैप होते हैं, और ट्रैप होंगे तो तब ही ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स को मौका मिलेगा कि वो इनके ऊपर काम कर सकें। तो हमारे पास जो म्यूकस है इट विल ब्लेंड इनटू द ग्लाइकोकैलिक्स विच वाज फॉर्म्ड बाय द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम apical membrane, and this blending forms a viscous coat that tends to trap molecules near the cell membrane। आफ्टर दिस ब्लेंडेड लेयर हमारे पास एक और लेयर मौजूद है जिसको हम कहते हैं अनस्टिर्ड वाटर लेयर। विद रिस्पेक्ट टू अनस्टिर्ड वाटर लेयर द इंटेस्टाइन कैन बी लाइकेंड टू अ लार्ज स्ट्रीम ऑफ रिवर। अगर आप देखो ये एक दरिया की तरह है जो बह रहा होता है। अगर आप उस दरिया जो फुल उसका बहाव है ना बेटे, आप उसके एजिस के पास किनारों के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको निस्बतन फ़्लो कम मिलेगा और आप वहाँ से बहुत इजीली मटेरियल जो भी आ रहा है, कोई ऐसे रॉक्स वगैरह आ रहे हैं वो आप पिक कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखो जो सेंटर ऑफ स्ट्रीम है जो रिवर की है वो बड़ी फास्ट होती है। तो हमारे पास ये जो इंटेस्टाइन की माइक्रो एनवायरनमेंट है ये भी ऐसे ही बिहेव कर रही होती है। इसकी जो एजेस हैं जो बिल्कुल साइड्स हैं जहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स है, हमारे पास ये म्यूकस लेयर है और जो अनस्टिर्ड वाटर लेयर है, ये निस्बतन यहाँ पे फ्लो जो है इंटेस्टाइनल माइक्रो एनवायरनमेंट की हद तक वो रिलेटिवली स्लो होता है, इसीलिए इसको कहते हैं अनस्टिर्ड वाटर लेयर। ये जो अनस्टिर्ड वाटर लेयर म्यूकस और ग्लाइकोकैलिक्स है ये एक इम्पॉर्टेंट डिफ्यूजन बैरियर बनाते हैं थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स मस्ट पास बिफोर एंटरिंग द इंटेरोसाइट्स। यानी जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं दे हैव टू क्रॉस दिस बैरियर, पहले ग्लाइकोकैलिक्स फिर म्यूकस, ये दोनों ब्लेंड की होती हैं और एक विस्कस कोट बनाते हैं, और उसके बाद अनस्टिर्ड वाटर लेयर। तो इसको पास करेंगे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स तो फिर ही वो एंटेरोसाइट्स के अंदर एंटर हो सकते हैं। और ये याद रखना ये बिल्कुल जिस तरह एक दरिया बह रहा होता है ये सेम फ्लूइड फ्रिक्शन फिनोमिना है जिसमें वाटर ऑन दी बैंक्स ऑफ द रिवर, जो एजेस ऑफ द रिवर हैं दे आर लेस टर्बुलेंट और वहाँ पे फ़्लो जो है वो स्लो रेट का होता है। इसी तरीके से इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारे पास फ़्लो रेट है वो निस्बतन कम होगा, लेस टर्बुलेंट होगा नियर दी ग्लाइकोकैलिक्स म्यूकस एंड अनस्टिर्ड वाटर लेयर, और सेंटर में निस्बतन थोड़ा फास्ट होगा, तेज़ होगा। और ये अनस्टिर्ड वाटर म्यूकस और ग्लाइकोकैलिक्स लेयर जो है, अनस्टिर्ड वाटर लेयर, म्यूकस लेयर और ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, ये फॉर्म करेगी एक डिफ्यूजन बैरियर जिससे न्यूट्रिएंट्स पास होके फिर एंटेरोसाइट्स के अंदर एंटर करेंगे। नाउ व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन जो है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ एक्चुअली द फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, एंड by physical and chemical breakdown of food particles, molecules, large molecules are converted into suitable subunits for absorption। अगर आप ऑब्जर्व करो तो फिजिकल रिडक्शन ऑफ फूड पार्टिकल साइज इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली बिकॉज इट अलाउज फूड to flow through the narrow digestive tube,
but also because it enlarges the surface area of the food particles, and by increasing the surface area of the food particles there is an increased chance of exposure of food to the डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो हमारे पास ये एक टू फोल्ड मैकेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें फूड जो है पहले उसकी फिजिकल ब्रेक डाउन हुई, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय फिजिकल एक्शन, और इस फिजिकल एक्शन के नतीजे में जो छोटे फूड पार्टिकल्स बन रहे हैं नाउ उनके ऊपर डिफरेंट केमिकल्स जाके एक्ट करेंगे, डिफरेंट एंजाइम्स जाके एक्ट करेंगे, और अब हमारे पास केमिकल ब्रेक डाउन या केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाएगी। और इस केमिकल डाइजेशन के नतीजे में देयर विल बी फर्दर रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। फिजिकल रिडक्शन ऑफ फूड पार्टिकल साइज बिगन्स विद मैस्टिफिकेशन, च्यूइंग, और उसके बाद इट इज़ कंप्लीटेड बाय द ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ डिस्टल स्टमक या ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ द एंट्रम ऑफ द स्टमक। और ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। इन द डिस्टल स्टमक द फिजिकल एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग इज़ एडेड बाय केमिकल डाइजेशन, और उसके अंदर हमारे पास पेप्सिन रिलीज़ हो रहा था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ हो रहा था। केमिकल एक्शंस ऑफ द स्टमक स्क्रीशंस जो हैं वो ब्रेक डाउन करता है फूड को इनटू दी स्मॉलर फूड पार्टिकल्स। साथ ही साथ अगर आप कोई एनिमल ओरिजिन का फूड खा रहे हो तो फूड पार्टिकल्स के अलावा कनेक्टिव टिश्यू जो एनिमल ओरिजिन के अंदर मौजूद है उसकी भी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है। रिडक्शन ऑफ फूड पार्टिकल साइज बाय फिजिकल मीन्स इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इट इज़ असेंशियल एंड इट इज़ कंप्लीट व्हेन फूड लीव्स द स्टमक। तो इसके बाद आपके पास फिजिकल ब्रेकडाउन निस्बतन कम होती है, और ये हमने मोटिलिटी ऑफ डिस्टल स्टमक के साथ तकरीबन हमने इसको कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था, एनालाइज कर लिया था। अब हम ज़्यादातर आगे फोकस करेंगे केमिकल डाइजेशन पे, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे होगी, एंड इट विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, इट विल रिजल्ट इन फर्दर रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। जस्ट टू रिफ्रेश, आपको याद हो हमने डिस्कस किया था मैस्टिकेशन या च्यूइंग जिसके नतीजे में फिजिकल ब्रेक डाउन हो रही है। सेकंड हमने डिस्कस किया था ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ डिस्टल स्टमक, जो कि एक सीव लाइक एक्शन है जिसके नतीजे में ग्राइंडिंग एंड टर्निंग एक्शन ऑफ डिस्टल स्टमक होता है, और फूड जो है उसकी फर्दर फिजिकल ब्रेक डाउन होती है। साथ ही साथ स्टमक के अंदर पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है जो कि फिजिकल के साथ साथ केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड भी स्टार्ट कर देता है। बाय द एंड ऑफ दिस प्रोसेस जब फूड स्टमक को एंटर करता है तो मोस्ट ऑफ द फिजिकल ब्रेकडाउन इज समवट कंप्लीट। और ये भी याद रखना कि अगर आप एनिमल ओरिजिन का फूड खाते हो तो कनेक्टिव टिश्यू जो है उसकी भी फिजिकल ब्रेकडाउन, उसकी भी फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन जो है वो स्टमक के लेवल के ऊपर इनिशिएट हो जाती है, स्टार्ट हो चुकी होती है। अब हमारे पास आया केमिकल डाइजेशन, एंड केमिकल डाइजेशन रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। केमिकल डाइजेशन जो है इट इज़ कैटलाइज्ड बाय वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं दे कैन बी प्रेजेंट इन द ल्यूमन ऑफ द गट, जिस तरह के मैंने आपको बताया था। और गट ल्यूमन से मेरी मुराद ये है कि दे विल बी प्रेजेंट इन डिफरेंट स्क्रीशंस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसके अंदर हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है, उसकी स्क्रीशंस के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद हो सकते हैं जिस तरह के लाइपेज है। फिर हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जिसके अंदर हमारे पास पेप्सिन है। फिर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं जो कि जिसके अंदर एक लंबी लिस्ट थी जिसके अंदर ट्रिप्सिन था, काइमोट्रिप्सिन था, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज था, पैंक्रियाटिक लाइपेज था, पैंक्रियाटिक एमाइलेज था। तो ये असेंशली मिल के एक फेज़ ऑफ डाइजेशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लुमिनल फेज़ ऑफ डाइजेशन। सेकंड है हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट आर केमिकली बाउंड टू द सरफेस ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द इंटेरोसाइट एंड दे विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द luminar surface of the apical membrane.
ये याद रखना कि दे विल बी अटैच्ड बाय अ शॉर्ट एंकर सेगमेंट टू दी एपिकल मेम्ब्रेन, और ये जो फेज़ ऑफ डाइजेशन है इसको मेम्ब्रेनस फेज़ ऑफ डाइजेशन कहते हैं। तो अब हमारे पास बेटे केमिकल डाइजेशन जो है उसके दो फेजेस हैं, लूमिनल फेज़ ऑफ डाइजेशन और मेम्ब्रेनस फेज़ ऑफ डाइजेशन। लूमिनल फेज़ ऑफ डाइजेशन में मोस्टली जो हमारे पास स्क्रीशंस थी, जिसमें स्लाइवरी स्क्रीशंस हैं, गैस्ट्रिक स्क्रीशंस हैं और पैंक्रियाटिक स्क्रीशंस हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं टू दी लूमिनल फेज़ ऑफ डाइजेशन। फिर हमारे पास है मेम्ब्रेनस फेज़ ऑफ डाइजेशन, और इसके अंदर हमारे पास जो एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं एंटेरोसाइट्स में, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू दी लूमिनल सरफेस ऑफ द एपिकल मेम्ब्रेन, और ये अटैच्ड होंगे बाय अ शॉर्ट एंकर सेगमेंट टू दी लूमिनल सरफेस ऑफ द एपिकल मेम्ब्रेन, और इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस फेज ऑफ डाइजेशन। अब हम जब आगे चलेंगे तो हम ज़्यादा मेम्ब्रेनस फेज़ ऑफ डाइजेशन को फोकस करेंगे। लूमिनल फेज़ के अंदर तो हमने स्क्रीशंस के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स पहले ही डिस्कस किए हैं, और ये याद रखना सलाइवरी, गैस्ट्रिक और पैंक्रियास, क्या चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है? बाइल। बाइल जो है उसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। तो ये स्क्रीशंस कंट्रीब्यूट कर रही हैं लूमिनल फेज़ ऑफ डाइजेशन। ये जो स्क्रीशंस हैं या ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट आर केमिकली बाउंड टू द सरफेस ऑफ द intestinal epithelium, that are chemically bound to the apical membrane of the intestinal epithelium by a short anchor segment, ये accomplish करेगा membranous phase of digestion को। अच्छा, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि लूमिनल फेज़ और मेम्ब्रेनस फेज़ जो हैं डाइजेशन के ये दो अलहदा हैं, बट दे आर अगेन रिलेटेड टू ईच अदर। अगर लूमिनल फेज़ के अंदर कुछ लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं जिस तरह के स्टार्च और प्रोटीन है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम स्लाइवरी, पैंक्रियाटिक और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स छोटे सब्सटेंसेस में नहीं कन्वर्ट होंगे, तो फिर मेम्ब्रेनस फेज़ ऑफ डाइजेशन जो है वो भी सॉरी इररेलेवेंट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको एक ब्रीफ डायग्राम दूं जिससे आपको आइडिया हो कि किस तरीके से लूमिनल और मेम्ब्रेनस फेज़ ऑफ डाइजेशन के अंदर ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं और डिफरेंसेस भी क्या हो सकते हैं, और लेकिन इनकी इंटर रिलेशन किस तरीके से बनेगी, और मैं उसमें ओलिगोसैकेराइड्स को अगर टारगेट करूं, तो ये अगर आप ऑब्जर्व करो कि दिस इज़ अ लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल स्टार्च, या ये कोई प्रोटीन भी हो सकता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर देखें तो दिस इज़ आप कह सकते हो कि ये स्टार्च है। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स हो सकते हैं जो कि एक्टिव हो सकते हैं इन दी ल्यूमन ऑफ दी गट, और ये एंजाइम्स जो हैं जो कि ल्यूमन ऑफ दी गट में मौजूद हैं, ये कहाँ से आएंगे? ऑब्वियसली बेटे ये आएंगे फ्रॉम दी पैंक्रियाज, फ्रॉम दी सलाइवा, फ्रॉम दी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये जो डाइजेशन हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज लूमिनल फेज ऑफ डाइजेशन, और जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट इसके नतीजे में ये बनी है, नाउ इट हैज़ एंटर्ड दी मेम्ब्रेनस फेज ऑफ डाइजेशन। और अगर अब आप देखोगे तो हमारे पास ये जो स्मॉल पॉलीमर मॉलिक्यूल्स बने हैं जिसमें हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स हैं, और अगर प्रोटीन्स थी तो ये पेप्टाइड्स भी हो सकती हैं। तो इसके ऊपर ये जो स्मॉल पॉलीमर्स या पॉलीसैकेराइड्स या पेप्टाइड्स हैं, जो स्मॉल पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट करेंगे जो कि एक्चुअली सिंथेसाइज हुए हैं इन दी एंटेरोसाइट्स, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं जो कि एंटेरोसाइट्स में सिंथेसाइज हुए थे, दे आर अटैच्ड टू द एपिकल मेम्ब्रेन बाय अ शॉर्ट एंकर सेगमेंट। तो ये जो है ये हमारे पास मिलके मेम्ब्रेनस फेज ऑफ डाइजेशन बनाता है, जिसमें ये जो स्मॉल पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स या पेप्टाइड्स, दे आर सब्जेक्ट टू एंजाइम्स दैट आर एक्टिव एट द सरफेस ऑफ द गट, एंड these enzymes are actually anchored to the enterocytes by a short anchor segment. ये कन्वर्ट करेगा इन स्मॉल पॉलीमर्स को मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स में विच आर सूटेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। तो
अगर अब आप देखोगे तो लुमिनल फेज़ अगर नहीं हो रहा तो मेम्ब्रेनस फेज़ जो है वो निस्बतन उसको काफ़ी हर्डल्स मिलेंगे, बिकॉज अगर ये ऐसे ही लार्ज पॉलीमर इंट्रैप हो जाएगा तो ये जो एंजाइम्स दैट आर एक्टिव एट द सरफेस ऑफ द गट ये इतना एफिशिएंटली इसको मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये स्क्रीशंस लाजमी चाहिए ताकि ये जो लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है इसके छोटे पॉलीमर्स बन सकें। अगर ये स्टार्च है तो उससे पॉलीसैकेराइड्स बन सकें और फर्दर डिग्रेडेशन हो सके। अगर ये एक बड़ी प्रोटीन है तो उससे छोटे पेप्टाइड्स बन सकें और अल्टीमेटली उसके मोनोमर्स बन सकें। इस लेवल पे मोस्टली हमारे पास सिंपल शुगर्स या अमाइनो एसिड्स जो हैं 3 या 2 के लिंकेजेस के अंदर वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकेंगे, और इसको हम एब्जॉर्प्शन के अंदर और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है वो मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जो कि सिर्फ वो मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स ही एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ये लार्ज पॉलीमर्स और स्मॉल पॉलीमर्स जो हैं दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू दी सिस्टेमिक्स या दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू दी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन से मेरी मुराद हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन ही है। तो उनका ब्रेक डाउन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अगर हमारे पास मेम्ब्रेनस फेज़ नहीं है तो शायद ये जो स्मॉल पॉलीमर्स हैं ये कुछ हद तक एब्जॉर्ब हों, लेकिन ज़्यादातर एब्जॉर्बशन नहीं हो सकेगी क्योंकि जो एब्जॉर्ब प्रोसेसेस हैं इस लेवल पे वो सिर्फ़ और सिर्फ मोनोमर्स के ही होते हैं। तो 2 डिफरेंट फेजेस, लुमिनल फेज़, मेम्ब्रेनस फेज़। लुमिनल फेज़ के अंदर लार्ज पॉलीमर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं छोटे polymers के अंदर by digestion by different enzymes that are active in the lumen of the gut, and these are secreted by the salivary glands, gastric glands and pancreatic glands. फिर हमारे पास membranous phase जिसके अंदर enzymes जो हैं वो वाले जो active हैं at the surface of the gut, और ये जो surface of the gut के ऊपर जो active हैं they are anchored to the enterocytes by a short anchor sag, यानी वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, और फिर ये इन स्मॉल पॉलीमर्स को छोटे छोटे मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये मोनोमर्स जो हैं आगे चल के एब्जॉर्ब होंगे। अब जो केमिकल ब्रेकडाउन होती है मेजर न्यूट्रिएंट्स की वो किस तरीके से हो सकती है, और एंजाइम्स जो है क्या करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स के साथ कि उनके लार्ज पॉलीमर्स जो हैं वो छोटे पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी, हाइड्रोलिसिस। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, और मोस्टली केमिकल डाइजेशन ऑफ एवरी मेजर न्यूट्रिएंट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस है क्या? स्प्लिटिंग ऑफ ए केमिकल बॉन्ड बाय इंसर्शन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। तो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल किसी लार्ज पॉलीमर के अंदर आप उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, और फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, वो ब्रेक हो सकती हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं प्रोटीन्स के अंदर, उनकी ब्रेकेज हो सकती है। ईस्टर बॉन्ड्स हैं फैट्स के अंदर, उनकी ब्रेकेज हो सकती है। और फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, ये सारे के सारे एसेंशली क्लीव हो सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस ड्यूरिंग डाइजेशन। और ये जो मैंने आपको आगे एक एग्जांपल दूंगा, मैं आगे आपको फिगर दिखाऊंगा जिसके अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस तरीके से हो रही है, पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से हो रही है, वाटर की इंसर्शन के नतीजे में किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड्स और ईस्टर बॉन्ड्स और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ये ब्रेक हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स में रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास देखो तो केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ईच मेजर न्यूट्रिएंट जो है इट इज़ अकॉम्प्लिश्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, एंड दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर अब आप देखो तो हमारे पास ये एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, और अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूं तो यहाँ पे ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसको ब्रेक किया जा सकता है, और ये हाइड्रोलिसिस जो है इट इज़ कैटलाइज्ड बाय अ डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक एमाइलेज। इसके नतीजे में हमारे पास 2 डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मोनोमर्स हैं या स्मॉल पॉलीमर्स हैं वो वजूद में आती हैं, वो बनती हैं, और दिस इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरीके से ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं
वाटर ऐड हो तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको लेके अलहदा हो जाएगा और ये NH के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे बाइंड करके NH2 बना देगा और आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड हो सकेगी। तो इसके नतीजे में हमारे पास ये प्रोटीन जो है उसके दो छोटे प्रोटीन के यूनिट्स बन गए। थर्ड हमारे पास है एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल और इसके अंदर अगर ये एक ईस्टर बॉन्ड है और एक ये ईस्टर बॉन्ड है, इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश करूं तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ टू ईस्टर बॉन्ड्स हो सकती है, जिसमें हमारे पास अगर आप देखोगे तो ये छोटे फैट के कंपोनेंट्स बन रहे हैं। आपने बस ये याद रखना है कि यहाँ पे मेरा ये स्कोप नहीं है कि आप स्ट्रक्चर्स को याद रखो, ये बायोकेमिस्ट्री वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगी इन कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होगी इन प्रोटीन्स एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल होगी इन फैट्स, या हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बॉन्ड्स होगी इन ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। तो इसके नतीजे में हमारे पास छोटे छोटे कंपोनेंट्स बन सकते हैं और ये कंपोनेंट्स जो है फिर आगे चल के एब्जॉर्प्शन के फेज़ में चले जाएंगे, या अगर ये लार्ज मॉलिक्यूल्स थे और छोटे स्मॉल पॉलीमर्स बने हैं तो फिर ये मेम्ब्रेनस फेज ऑफ डाइजेशन के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो मेजर पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स जो हैं फॉर्मिंग फूड न्यूट्रिएंट्स कैन बी स्प्लिट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर्स बाय इंसर्शन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू हाइड्रोलिसिस एंड इट इज़ अ मेजर एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इट इज़ द मेजर एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो लुमिनल फेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है, इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट चेन पॉलीसैकेराइड्स। और कार्बोहाइड्रेट अगर हम देखें तो ये बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से, और ये जो है ये लॉन्ग चेन्स के अंदर पड़े होते हैं और ये कॉन्टीन्यूसली रिपीट हो रहे होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स। अगर अब आप देखोगे तो इसके अंदर हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट सब डिवीजन्स हैं, फाइबर्स, स्टार्च और शुगर्स। फाइबर जो है ये हर्बीवोर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने याद रखना है ना बेटे, कि फाइबर्स जो है वो मेमेलियन एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं हो सकता। फाइबर मेमेलियन एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो हर्बीवोर भी तो मैमल्स ही है ना। फिर हर्बीवोर्स के अंदर नेचर ने ऐसा क्या मैकेनिज्म रखा है कि वो इन फाइबर्स से अच्छी न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, अच्छी एनर्जी ले सकते हैं। तो नेचर ने रूमिनेंट्स के अंदर, हर्बीवोर्स के अंदर र्यूमन रखा है और उस र्यूमन के अंदर फर्मेंटेशन होती है। जब फर्मेंटेशन होगी तो जो बैक्टीरिया हैं उनके पास ये जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है या रूमिनल बैक्टीरिया है, वो उनके पास वो एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि इन फाइबर्स को फर्मेंट करते हैं और फर्मेंटेशन के नतीजे में एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं हर्बीवोर्स को। अदरवाइज ऑल द मैमल्स कैन नॉट digest these fibers by simple hydrolysis. They don't have the enzymatic machinery to hydrolyze these fibers. और ये सारे मैमल्स के लिए है। हर्बीवोर्स के अंदर भी अगर से फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन के अंदर कोई ब्रश बॉर्डर एंजाइम है तो वो इस फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। ये फाइबर इन हर्बीवोर्स के र्यूमन के अंदर ही होगा डाइजेस्ट, और र्यूमन के अंदर भी किस तरह होगा, बैक्टीरिया मौजूद हैं। वो माइक्रोब्स जो हैं वो इन फाइबर्स को डाइजेस्ट करेंगे, उनके पास अपने पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं और वो एंजाइम्स जो हैं इन फाइबर्स को डाइजेस्ट करके रूमिनेंट्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सेकंड हमारे पास है शुगर्स, और शुगर्स या सैकराइड्स जो हैं दे आर आल्सो एनर्जी ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। अगर आप देखोगे तो शुगर्स आर सैकराइड्स, और यानी शुगर्स को हम सैकराइड्स भी कह सकते हैं। दे कैन बी सिंपल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूलर यूनिट जिसको हम मोनोसैकराइड्स कहते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और जब ये कॉम्प्लेक्स होंगे तो इसमें हमारे पास
दो या दो से ज़्यादा रिपीटिंग सैकराइड सब यूनिट्स होंगे, इसलिए इनको हम पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज जो हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल शुगर्स इन एनिमल डाइट्स। और मोनोसैक्राइड्स जो हैं, ये वाले जो मोनोसैक्राइड्स हैं जिसमें ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज है, दे आर प्रेजेंट प्री फॉर्म्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ इन नॉर्मल डाइट्स, यानी पहले से ही ये बने हो सकते हैं। लेकिन most monosaccharides are absorbed from the gut that arise from the enzymatic hydrolysis of more complex carbohydrates, जिसमें हमारे पास डाइसैक्राइड्स हैं, ट्राइसैक्राइड्स हैं, ओलिगोसैक्राइड्स वगैरह हैं। तो सिंपल के अंदर तो हमारे पास ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज हैं, ये पहले से ही मौजूद होते हैं डाइट के अंदर, और ये फ़ौरन ही जब ये मौजूद होते हैं तो ये दे कैन बी इजीली अब्जॉर्ब्ड। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादातर, अगर आप इसको हम देखें डाइजेशन के अंदर या एब्जॉर्प्शन के हवाले से, तो ज़्यादातर पॉलीसैकराइड्स जो हैं वो इन ही स्मॉल सब यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं और फिर ये फर्दर आगे चल के एब्जॉर्ब होंगे। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसके अंदर डाइट ट्राई ओलिगोसैकराइड्स हैं जो कि सेवरल मोनोमर यूनिट्स से बनते हैं, जो कि रेंज का रही है बिटवीन 3 to 10। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास लैक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, माल्टोट्रायोज। तो अगर मैं सिर्फ लैक्टोज की मिसाल लूँ, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। तो लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस होगी, उसके नतीजे में हमारे पास बनेगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, और ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आगे चल के एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सुक्रोज है तो वो कन्वर्ट बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, तो वो भी ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस होगी, इस सुक्रोज की कन्वर्ट होगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में और आगे चल के एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से जो बाकी कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, माल्टोट्रायोज, दे आर सेल्डम प्रेजेंट प्री फॉर्म्ड इन डाइट एंड दे विल बी फॉर्म्ड इन दी गट। तो ये भी ऐसे नहीं होगा कि ये पहले से ही डाइट के अंदर बनी हुई मौजूद हो, ये फर्दर ब्रेक डाउन हो के ये बनेंगे और ये एसेंशली स्टार्च की ब्रेक डाउन के नतीजे में बनते हैं। आगे हम देखते हैं कि एमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो है ये क्या चीज़ है और स्टार्चेस किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था, हमारे पास जो थर्ड है वो है स्टार्च, और ये स्टार्च जो है ये बनती है जिसके मेजर फॉर्म्स जो हैं मौजूद हैं वो है एमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो है इट इज़ अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स ग्लूकोज मोनोमर्स दैट आर लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आपको याद हो जो मैंने पीछे डायग्राम भी दिखाई थी हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो एक्चुअली यही वाली साइट है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस इज़ दी सेम साइट जहाँ पे हाइड्रोलिसिस होनी है। और सेकंड है अमाइलोपेक्टिन, जिसमें हमारे पास ब्रांच चेन पॉलीमर है जिसमें ग्लूकोज मोनोमर्स हैं, दे आर ज्वाइंट बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, बट उसकी ब्रांचिंग होगी और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी आपस में ब्रांच होकर ज्वाइंट होगी। तो इसको मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से होता है और किस तरीके से फर्दर डाइजेशन होती है। अगर आप देखो तो दीज टू टाइप्स आर प्रेजेंट, और फिजिकल स्ट्रक्चर एंड एनकैप्सुलेशन ऑफ स्टार्चेस जो है वो वेरी करती है डिफरेंट प्लांट सोर्सेज में, यानी डिफरेंट प्लांट सोर्सेज के अंदर जो स्टार्च है उसकी एनकैप्सुलेशन और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर वेरी कर रहा होता है, और इस वेरिएशन की नतीजे में डिफरेंट स्टार्चेस जो हैं उनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं डिफरेंट प्लांट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल आप वीट लेते हो तो उसके अंदर जो स्टार्च है वो डिफरेंट नौइयत की हो सकती है, कॉर्न के अंदर डिफरेंट नौइयत की हो सकती है और बार्ले के अंदर डिफरेंट नौइयत की हो सकती है। और वो जो उसकी नौइयत है, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, वो इसलिए डिफरेंट हो रही है बिकॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड एनकैप्सुलेशन ऑफ स्टार्च। एसेंशली केमिकल लेवल पे उसके अंदर एमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन ही होगी, बट उसकी फिजिकल नेचर और उसकी एनकैप्सुलेशन जो स्टार्च की होती है डिफरेंट प्लांट सोर्सेज के अंदर, उसकी वजह से स्टार्च जो है डिफरेंट सोर्सेज के अंदर वो वेरी कर सकती है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखो तो हमारे पास एमाइलोज
और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज के अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और फिर ब्रांचिंग हो रही है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे, और ये एक और ब्रांच बन रही है जो कि 1,4 के साथ फिर कनेक्टेड है, फिर ये अगेन ब्रांचिंग हुई है और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे, और फिर ये अगेन 1,4 लिंकेज की एक चेन मौजूद है। तो एमाइलोज के अंदर तो हाइड्रोलिसिस होगी 1,4 के लेवल पे। और अगर आप देखोगे तो ये दो मेजर फॉर्म्स ऑफ डाइटरी स्टार्च हैं जो कि एमाइलोज और माइलोपेक्टिन है जो कि मौजूद होंगी स्टार्चेस के अंदर। अगर अब आप देखो तो amylose is composed of repeating glucose units that are joined by 1,4 glycosidic linkage, or amylopectin is a similar molecule except that it has branch points formed by alpha 1,6 glycosidic linkage, or because of different linkage points various polysaccharides that result from luminal phase dilation, they will be illustrated as like this one। यहाँ पे अगर amylase इसके ऊपर एक्ट करे, हाइड्रोलिसिस करे, तो ये हमारे पास माल्टोज बनेगा, और ये हमारे पास चूंकि 3 यूनिट्स हैं तो ये बनेगा माल्टो ट्राइओज। तो एमाइलोज जब एमाइलेज उस पर एक्ट करता है तो माल्टोज बनता है और माल्टो ट्राइओज। उसके बाद हमारे पास ये जो एमाइलोपेक्टिन है इसके ऊपर अगर ये एक्ट करे तो आप देखोगे कि ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यानी इतना सा मॉलिक्यूल ये और ये अलहदा होगा, और ये अलहदा होके एक सब्सटेंस बना देगा जिसको हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन, सॉरी आइसोमाल्टोज। तो ये आइसोमाल्टोज जो है ये सिंपल हमारे पास यहाँ पे ये वाली लिंकेज मौजूद है, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जो जुड़ा हुआ है, और दूसरा हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 1,6 लिंकेज भी और आगे अल्टीमेटली यानी 1,6 लिंकेज दिस वन, और ये आगे कंटिन्यू कर रहा है तो 1,4 लिंकेज। तो ये इसको हम कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन्स, ये बनती हैं, और ये आगे चल के फिर फर्दर इनकी और मोनोमर्स बनते जाते हैं, और अल्टीमेटली एंड पे आके हमारे पास जो जिनकी डाइजेशन जिनकी एब्जॉर्प्शन होती है मेम्ब्रेनस फेज़ में, वो एसेंशली ग्लूकोज, गलैक्टोज और माल्टोज हैं।